इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर।
देखो यहाँ एक पॉइंट लिखे हैं, ये सब तो खैर तुम लोग समझ रहे होगे कि डेंड्राइट्स हम क्या बताए थे कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है रिसीविंग ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट है हमारा ये हेल्प करता है रिसीविंग ऑफ स्टिमुली में डेंड्राइट, ठीक है। उसका साइटोम और सेल बॉडी, इसमें लिखा है इट इज अ राउंडेड पाइरिफॉर्म स्ट्रक्चर विच इज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें और दो चीज कंटेन करता है, न्यूरल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल, ठीक है। जिसका काम है, एक का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन और एक का काम है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, एक तरह का मतलब शेप एंड साइज को मेंटेन करने का न्यूरोफाइब्रिल का है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम है नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर सेकंड लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? ये वाला यस सर। फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ढांचा समझता है ना, वही, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम के बाद का ही पॉइंट है, 2 पॉइंट सब खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो फटाक से। दिख रहा है सबको क्लियरली ना सारा कुछ? सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? नहीं देखो, तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ तो ठीक दिख रहा है। और किसी का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक सेकंड, अब देखो तो। अभी भी हो रहा है सर। अभी ब्लर आ रहा है? यस सर। और किसी का ब्लर आ रहा है क्या कि सारे का ब्लर आ रहा है? सर ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है ना? देखो थोड़ा अपना ये देखो, एक बार फिर से रिकनेक्ट होके देखो क्योंकि ब्लर एक साथ सबका होना चाहिए। तो ठीक हो गया सर। ठीक हो गया? चलो ठीक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब कोई। ले लिया सर। हाँ, अब हम लोग आगे से 2-3 पॉइंट और है डेंड्राइट्स में, बस ज्यादा नहीं है सर उसको। एक सेकंड। नीचे वाला लिखना होगा। यस सर। नहीं ले पाए थे? नो सर। चलो ठीक है, बोलना चाहिए ना जी। चलो लो, जल्दी से लो, लेट मत करो। सर हाँ बोलो। स्टिम्यूल मतलब? स्टिमुली का मतलब होता है जैसे
किसी भी तरह का अगर सेंसेशन होता है ना सेंस ऑर्गन पे, जैसे मान लो तुम गर्मी में गया, आई मीन धूप में गया, तुमको गर्मी लगता है, तो वो जो टेम्परेचर है वो स्टिमुली हो गया। ठंड लगता है तो कोल्ड स्टिमुली हो गया, वही होता है स्टिमुली। तो लिए स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक है। फिगर तो पिछले क्लास हम बताए ही थे, तो फिगर हम नहीं बता रहे हैं। फिगर को वहां पे ड्रॉ कर लेना तुम लोग जब नोट करोगे तो। और हाँ, तुम लोग सारे कोई नोट्स बनाते जाना, वैसा नहीं कि सर, ठीक है। इसलिए हम स्क्रीनशॉट कर रहे हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा टाइम इसमें हम लोग को मिलेगा और ज्यादा, इसलिए स्क्रीनशॉट करा दे रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो। सर सर जो आप फर्स्ट लाइन में लिखे थे एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन ऑफ सेल इज, उसके बाद क्या लिखे सर? लूजली placed, हाँ, loosely placed on the cell body of another nerve cell. This loose connection between the axon ending of one nerve cell and the cyton of the next neurons is called synapse. मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है उसको हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। हो गया, इसको ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। हाँ चलो ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम बोले थे, क्या बताए थे, डाइवर्सिटी। क्या बोले थे? डाइवर्सिटी ना। देखो आज हम लोग डाइवर्सिटी जो है आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। थोड़ा कुछ है बेसिक समझना। हाँ सर, डाइवर्सिटी के पहले आप इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करवा सकते हैं, क्योंकि वो सीबीएसई का थर्ड चैप्टर वही है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमको कोई इशू नहीं है, बट हम वो करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्कूल। तुम लोग का मेजोरिटी क्या है वो बता दो, हमको कोई इशू नहीं है। सर वही थर्ड चैप्टर तो वही इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, हम वही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। देखो, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग को इसके बारे में जानना है। एक मिनट।
स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का जो टॉपिक है वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस है या फूड प्रोडक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी फूड का प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने का जरूरत क्यों पड़ा, ये समझना है। और इस चैप्टर में बहुत कुछ तुम लोग प्रीवियस भी पढ़े हो, जैसे 8 में पढ़े हुए हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे मिलेगा, बट थोड़ा इसमें ब्रॉड से थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हम लोग जो है इस चैप्टर में आई मीन 9th में 8 के अलावा, जो 8 पढ़े हुए ठीक है, क्योंकि 8 में हम लोग फील्ड बनाना सीखे थे, कैसे हम लोग उसको प्लगिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, प्लेनिंग करते हैं वगैरह सब, हम लोग न्यूट्रिएंट कैसे बढ़ाते हैं, वो सब हम लोग को यहाँ पे भी है। बट इस चैप्टर में एक एक्स्ट्रा टॉपिक ये है कि फूड हम लोग उस टाइम पे सिर्फ क्रॉप के बारे में पढ़े थे, बट अभी जो है हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या, एक तो क्रॉप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ में हम लोग को पढ़ना है क्या, एनिमल के बारे में, कि एनिमल भी कैसे एज ए फूड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसका ये है कि हम लोग इस चैप्टर में किसी भी वैरायटी को, किसी भी प्रोडक्शन को और ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ये मेथड पे जोर दिया गया है। मीन इसमें मेनली वही डिस्कस करना है। वैसे तुम लोग 8 में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सॉइल फॉर्मेशन वगैरह पढ़े हुए, कैसे सॉइल को बनाना है, फील्ड कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक चीज है उसको हम बताते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट में अगर हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का बात की या फूड प्रोडक्शन का बात किए, तो आखिर इम्प्रूव करने का जरूरत क्यों पड़ गया, सबसे पहला सवाल, ठीक है। और इम्प्रूव अगर करने का जरूरत पड़ा तो उसका मेथड वगैरह क्या क्या है वो हम लोग को जानना। तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट का जरूरत क्यों पड़ा, कोई कुछ बता सकते हो इसके बारे में, क्यों जरूरत पड़ा है किसी फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने में, या फिर उसके प्रोडक्शन को इनहेंस करने का क्यों जरूरत पड़ गया, कोई सब बताओ, अप्लाई पॉपुलेशन करो। बहुत ज्यादा होने के कारण। हाँ हाँ, देखो एक्चुअली क्या है कि इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बहुत ही ज्यादा रैपिडली, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यहाँ पे हुआ है। ये हम लोग नॉर्मली हम लोग का एक टॉपिक भी है, कितना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खतरा बन रहा है या जो भी है आगे बनने वाला है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज पे हम लोग बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, तो वो सब चीज ठीक है। बट इसके अलावा अगर मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना, मान लो किसी एरिया में, एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में 100 पर्सन रहता है, या फिर हम लोग 100 घर वहां पे है, और उसी एरिया में सपोज मान लो आधा एरिया में रेसिडेंशियल है, मतलब हाउस वगैरह है, और आधा एरिया फॉर एग्रीकल्चर के लिए छोड़ा गया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर वहां पे होता है, ठीक है। पहले हम क्रॉप का ही बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर हो रहा है, चलो ठीक है। अब इस एरिया का, जो एरिया मेरे पास है, उसमें जितना एग्रीकल्चर हो रहा है, उस हिसाब से 100 घर में खाना देना या 100 आदमी को खाना खिलाना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस एरिया में अगर सपोज मान ले जाए पॉपुलेशन बढ़ता है, 100 आदमी, एक तो 100 घर यहाँ है या 100 आदमी का है, मान लो 50 और बढ़ गया, तो 50 बढ़ने से एरिया तो उतना ही है, लेकिन लैंड रेसिडेंशियल रहने के लिए सपोज मान लो कि इसका और आधा उपाय कर लिया गया, तो टोटल इसका 75% जो है वो रेसिडेंशियल हो गया, और 25% क्या हो गया, एग्रीकल्चर के लिए बचा हुआ। अब उसी 25% में, इस 75% में जो पर्सन है, या फिर हाउस है, या फिर बोल सकते पर्सन है, उसको खाना खिलाना है। अब सोचो 150 घर को खाना खिलाना है, तो था लेकिन और कम हो गया। तो उस केस में क्या किया गया, तो बहुत सारा साइंटिस्ट जो है इम्प्रूवमेंट का जो मेथड है वो अपनाना स्टार्ट किया। मतलब जगह कम, ठीक है, टाइम उतना ही है, लेकिन आदमी ज्यादा। तो इम्प्रूव वेराइटी, या फिर बोल सकते इम्प्रूव फूड रिसोर्सेज को इसी बेसिस पे इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। करने का मतलब है कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया, लैंड एरिया जो रेसिडेंशियल एरिया है वो बढ़ता गया, ठीक है, इंडस्ट्री लगता गया, एग्रीकल्चर एरिया कम होता गया, लेकिन उसी में मतलब जो पर्सन आया उसको खिलाना, या फिर हम लोगों से उसको फूड का एग्जैक्टली पहुंचा देना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो उस प्रॉब्लम को
दूर कैसे किया साइंटिस्ट लोग, तो वही मेथड अपनाए, इम्प्रूवमेंट, फूड को इम्प्रूव करो। फूड को इम्प्रूव करने का मतलब क्रॉप को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का क्रॉप इम्प्रूवमेंट है। अब देखो हम क्रॉप की बात कर रहे हैं, साथ साथ में एनिमल की भी करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि वो मिल्क हम लोग को कहाँ से मिलता है, वो एनिमल से ही मिलता है। तो उसकी वैरायटी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो जो काउ पहले 8 लीटर दूध देता था, अब उसको 16 लीटर करवाना है। तो कैसे करा सकते हैं? उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। हम लोग वेराइटीज में बहुत सारा वेराइटीज को ला के उसका क्रॉस कराएंगे अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज का, जिसके कारण उसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये तो फूड की बात है, सॉरी मिल्क की बात है। उसके अलावा जैसे अभी के डेट में देख लो कि अंडा, एक छोटा सा एग्जांपल और है कि एग, जैसे हम लोग एग खा रहे हैं, पहले के टाइम पे क्या था, अभी भी वही होता है कि मान लिया कोई देसी एग है और अगर बोलते हैं देसी अंडा खाओ बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। फायदा फार्म चिकन भी करता है, बशर्ते वो एग होना चाहिए। सिंथेटिक या वगैरह जो बहुत सारा मार्केट में डुप्लीकेट वगैरह हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। अब देखो कि प्रोटीन जो है वो मेन रिसोर्स है किसी भी पर्सन का, क्योंकि प्रोटीन अगर नहीं मिलेगा तो प्रोटीन जो होता है नहीं मिलने से बॉडी का जो एनर्जी है वो डाउन कर जाएगा। और ये केस इंडिया के 50% मतलब आबादी में 50% पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग का एनर्जी एक टाइम के बाद बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, क्योंकि उसको एक टाइम पे न्यूट्रिएंट सही से मिला नहीं है, या फिर उस टाइम पे भी उसको न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाता। उसका बहुत सारा रीजन है, फूडी रीजन नहीं होता है बहुत सारा, बट कहीं ना कहीं खाना उसको नहीं मिला क्योंकि खाना का कमी था। तो अब साइंटिस्ट लोग के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि चलो एग का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रोटीन अवेलेबल नहीं करा सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नॉनवेज प्रेफर नहीं करते हैं, या फिर कुछ ऐसे पर्सन है जो नॉनवेज खाते ही नहीं है। उसके लिए क्या किया गया, तो प्रोटीन के लिए जो पल्सेस वगैरह है उसके क्योंकि क्रॉप के केस में जाए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का कि अगर वेजिटेरियन में जाए तो पल्स जो होता है वो हाईली प्रोटीन न्यूट्रिएंट वो फूड है। तो पल्स के वैरायटी को बढ़ा दिया गया, उसको रेसिस्ट किया गया, ठीक है, बताया गया कि खराब ना हो, अगर खराब नहीं होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इस तरह से कुछ है। जैसे बोले एग का ही बात कर रहे थे, मान लिया जाए एग जो है, एग पहले के टाइम पे हमको पर डे एक मिलता था, लेकिन अभी के टाइम पे पर डे 10,000 लाख भी मिल सकता है। तो ये जो फार्मिंग किया गया, ये भी फार्मिंग है कि इम्प्रूवमेंट का मेथड है, चाहे वो एग फार्मिंग हो। अब जैसे चिकन की बात करते हैं, चिकन, देसी चिकन खाना बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा फुलफिल हो नहीं पा रहा है देसी चिकन, सब कोई खा नहीं सकता है। तो उसके एवज में चिकन जो फार्मिंग है वो करना, पोल्ट्री फार्मिंग जो है उसी बेसिस पे लाया गया। अब पोल्ट्री फार्म में देखो एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे बोला जाता है कि नहीं जो ज्यादा नॉन वेजिटेरियन यूज मत करो आदमी मोटा हो जाएगा। चिकन और एग खाने से कोई भी आदमी मोटा नहीं होता है अगर हम फार्म चिकन यूज करते हैं तो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बताए कि जितना भी नॉन वेजिटेरियन है वो सब, सॉरी नॉन वेज जो भी फूड आइटम है सारा उसमें जो है वो प्रोटीन होता है। उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो होता है, और प्रोटीन हम लोग के बॉडी में चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सा आदमी इसको कमी के कारण या नहीं मिल पा रहा है या महंगा है उस कारण उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इसका मतलब फार्मिंग स्टार्ट हुआ, जो पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, तो उसमें एग भी है, हैन भी है, तो उसमें देखा गया कि जैसे देखो उसमें देखा गया कि आखिर चिकन से या फिर एग से हम लोग को मेनली मिलता क्या है। देसी एग में एक चीज ध्यान रखना, प्रोटीन जितना ज्यादा है उतना फैट भी प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी को हार्म भी करता है। पहले का बात अभी भी लागू हो जाता है कि नहीं ज्यादा चिकन ज्यादा नॉनवेज मत खाओ, मोटा हो जाएगा या फिर ओबेसिटी बढ़ जाएगा तुम्हारा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। क्योंकि पहले देसी ठीक है क्योंकि उसमें फैट कंटेंट था, रेड मीट खाने के लिए बहुत लोगों को मना करता है जिसका बीपी वगैरह, आखिर क्यों, उसका भी रीजन है। अब हम लोग आते हैं चिकन पे, क्योंकि चिकन बेस्ट एग्जांपल है। चिकन जो है, जैसे देसी चिकन को बोला जाता है कि खाना बहुत अच्छा बात है क्योंकि प्रोटीन उसमें बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन फैट भी उसी हिसाब से प्रेजेंट होता है। तो साइंटिस्ट के सामने था कि आखिर नॉन वेजिटेरियन भी क्यों खाता भाई, प्रोटीन के लिए। तो जो फार्म चिकन है या फिर जो एग है, क्योंकि देसी एग में भी फैट रहता है, जो फार्म चिकन है, जो फार्म एग है,
उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंटेंट को लेके ही बनाया गया है, उसमें फैट जो है बहुत ही लेस होता है। तो प्रोटीन के लिए फार्म चिकन एंड फार्म एग बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है, उसमें फैट बहुत कम है, लेस फैट उसमें देखा गया, मतलब वो लेस फैट फैट रख के उसको इम्प्रूव किया गया। ये एक एग्जांपल था तुम्हारा नॉन वेजिटेरियन का। उसी तरह बहुत सारा, जैसे जो ज्यादा लीटर में दूध दे, बहुत सारा है हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है, तो वो सब चीज है। इसीलिए मतलब कि अब तो समझ में आ रहा होगा कि क्यों इंप्रूव करने का जरूरत पड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन कम, जगह कम, लेकिन उसका डिमांड उससे डबल। तो भाई उतना ही छोटा एरिया है, अब उतना ही कम मतलब एनिमल या फिर जो भी फूड आइटम्स है वो कम है, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग फूड एनिमल के केस में हम लोग पढ़ लिए। अगर प्लांट के केस में बात करें, तो प्लांट के केस में जो इम्प्रूवमेंट है, तो इम्प्रूवमेंट बहुत तरीके से किया गया। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट कि किसी भी प्लांट का क्वालिटी को बढ़ाया गया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह हाई किया गया उसमें, हाइब्रिडेशन वगैरह, क्योंकि उसमें एक मेथड यूज होता है प्लांट ब्रीडिंग, तुम लोग देख सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट ब्रीडिंग, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये सब हम लोग क्यों यूज कर लिए, क्योंकि प्लांट को इम्प्रूव करना है, क्योंकि इम्प्रूव नहीं करेंगे तो उतना जगह नहीं है मेरे पास, उतना ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं है कि हम उतना मतलब डबल कर सके, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड एरिया जो वो हमको कम मिला हुआ है, कम में ही डबल करना है। उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्लांट ब्रीडिंग का मैकेनिज्म है, ये सबसे ज्यादा लाया गया। जैसे हम अभी जैसे बताए कि सबसे पहला कि प्लांट का जो भी हम लोग क्रॉप एज ए फूड, जो भी सीरियल्स हो या फिर पल्स का हो, आई मीन अनाज या दाल वाला जो भी खेती है या क्रॉप है, उसके फूड के क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। सबसे पहला क्वालिटी इम्प्रूव करो, क्वालिटी आई मीन जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाना चाहिए। मतलब बोल सकते हैं कि अगर पहले हम आधा केजी राइस खाते थे, तो अभी 250 राइस में हमको उतना फुलफिल हो जाएगा, तो उसका क्या बढ़ाएगा, क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी के बाद उसका क्वांटिटी कैसे बढ़ेगा भाई, तो क्वांटिटी के लिए हमको लैंड एरिया चाहिए, बट लैंड एरिया है नहीं, उसका साइज में इंप्रूवमेंट कर दिया, छोटा था बड़ा कर दिया, मतलब ग्रेन साइज जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं चावल, कोई चावल छोटा छोटा आता है, कोई चावल बड़ा बड़ा आता है, वो अलग अलग वेराइटी का है, क्योंकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ा दिया गया। ये तो इम्प्रूवमेंट का तरीका प्लांट ब्रीडिंग से किए। अब प्लांट ब्रीडिंग का किस किस केस में यूज कर सकते हैं, देखो अगर सपोज दैट मान लिया जाए कोई क्रॉप लगाया, ठीक है, कोई फार्मर, अब क्रॉप लगाने के बाद उसका किसी कारण से उसमें डिजीज हो गया, वो खराब हो गया, तो इस चीज से भी उसको बचाना है, तो डिजीज रेसिस्टेंट का इम्प्रूवमेंट जो है वैरायटी वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद की हाई टॉलरेंस एबिलिटी, हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर ठंड मिल गया तो प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो उस पर असर पड़ेगा, खराब हो जाता है। बोलते हैं ना कि भाई बाढ़ आ गया तो इस बार ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया, हम लोग देखते हैं कि किसान कर्ज में डूब गया वगैरह जो भी है। अब उसका जो भी रीजन है, चाहे वो जियोलॉजिकल रीजन लो या जो भी रीजन ले लो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, जैसे मान लिया जाए हम बोल रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम लोग अभी जितना भी फूड खा रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम बोलता है चलानी है। एक छोटा सा एग्जांपल, टमाटर, तुम टमाटर के सीजन में देसी टमाटर खाओ, 2 दिन से ज्यादा तुम नहीं रख पाओगे, चाहे फ्रिज में रखो चाहे कहीं भी रखो। आखिर क्यों, क्योंकि 2 दिन के बाद वो उसका जो पल्प होता है वो खराब हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, गलना स्टार्ट कर जाएगा। बोलता है ना कि भाई खराब होगा तो लाएंगे, इसलिए कम लाते हैं, आधा किलो जो मेरा जरूरत है, क्योंकि जब सीजन होता है, जिस चीज का सीजन होता है उस सीजन में उसको हम लोग ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा देर तक रख के यूज नहीं कर सकते। यूज तो कर सकते हैं, जैसे मान लो हम टमाटर ही लाए, टमाटर का एग्जांपल बता दीजिए, टमाटर लाए, सीजनेबल टमाटर तुम खाओगे तो अगर 2 दिन भी उसको रख लिया तो तीसरा दिन उसका फल खराब। लेकिन जो हाइब्रिड टमाटर है या जो चलानी टमाटर, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि चलानी टमाटर है, ठीक है, तो वो टमाटर को 20 दिन भी रखोगे वो खराब नहीं होगा। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है इसको भी इम्प्रूव किया गया, डिजीज से बचाया गया, उसके क्वालिटी क्वांटिटी सबको बढ़ाया गया। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज के डेट में हम लोग को फूड जो है वो सही से नहीं मिल पाता। अब देखो इसका कुछ डिमेरिट भी है, जैसे हम लोग एक और छोटा सा चीज समझते हैं कि बहुत कोई हम लोग दूध के साथ कुछ सप्लीमेंट बोलते हैं, ऐड आता है कि हम लोग खाना खा रहे हैं तो जरूरी पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, ऐसा बोलता है ना कि जरूरी पोषक
तत्वों का कमी हो गया, जो भी मिनरल्स या जो भी न्यूट्रिएंट है उसका कमी हो गया, भाई उस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या ले रहे हैं? हॉर्लिक्स लीजिए, बॉर्नविटा लीजिए, कॉम्प्लान लीजिए। आखिर क्या है वो एक सप्लीमेंट है, क्योंकि फूड का क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका क्वालिटी होता है उसमें थोड़ा ना बहुत दिक्कत है, जिसके कारण प्रॉपर वे में फूड आई मीन क्वालिटी जो है वो मिल नहीं पा रहा है। अब उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग फिर वही सप्लीमेंट जो है कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स या जो भी वगैरह ऐड आता है वो सब यूज करते हैं। लेकिन जब भी कभी प्लांट का इम्प्रूवमेंट का बात हुआ तो सबसे मेन उसका इम्प्रूवमेंट रखा गया कि उसका क्वालिटी को हमेशा देखा गया, क्योंकि क्वालिटी अगर नहीं देखेगा मतलब न्यूट्रिएंट ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा। मान लो हम 1 टन चावल कल्टीवेट करके हम निकाल दिए, लेकिन उसमें अगर नहीं रहेगा क्वालिटी, नहीं न्यूट्रिएंट रहेगा तो उसको खाने से तो फायदा नहीं, वो तो फूड वेस्ट हो जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्लांट में सब कुछ देखा गया, मेनली क्वालिटी है, क्वांटिटी है, एडेप्टेबिलिटी है, उसके बाद फिर हम डिजीज से रेसिस्ट होना चाहिए, मतलब बहुत सारा एस्पेक्ट जो है इसके अंदर आया गया। तो एक चीज है कि आखिर ये जो इम्प्रूवमेंट करना है या फिर साइंटिस्ट लोग किए तो कोई ना कोई तो मेथड लिए होंगे ना, तो वो मेथड लिए बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक का यूज करके हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बना दिए, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो ह्यूमन यूज के लिए बहुत ही हेल्पफुल या फिर बहुत ही उसके मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छा हो गया। सिंपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो मेथड यूज हुआ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये समझ लो, थोड़ा सा इसमें भी है। देखो, जब क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो बहुत दिन से है, ठीक है, बोलता है बढ़ रहा है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये तो बहुत साल से सुन रहे हैं। स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ मेथड यूज किया गया है जिसके कारण फूड के क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते। तो सबसे पहला जो है वो मेथड था एग्रोकेमिकल। ध्यान से समझना, एग्रोकेमिकल मेथड। इसमें क्या हुआ, एग्रो का मतलब समझ रहे हो ना, एग्रीकल्चर, केमिकल का मतलब कोई ना कोई केमिकल होगा जिससे हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो एग्रोकेमिकल मेथड जब यूज किया तो उसमें कुछ केमिकल को यूज किया, जैसे एग्जांपल पे पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंगिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स, जितना भी साइड्स वगैरह है, मतलब वीडिसाइड्स क्यों छिड़का भाई, क्योंकि वीड्स ना हो। पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़का, पेस्ट अगर आएगा तो मर जाएगा। इंसेक्टिसाइड क्यों, तो इंसेक्ट आएगा तो मर जाएगा, मतलब प्लांट को खराब ना हो। सबसे पहला यही मेथड लाएगा कि चलो कम से कम प्लांट को हम बचा लेंगे तो खराब नहीं होगा। तो कम से कम मान लो हम 100 आदमी को एक साथ नहीं देंगे, कम से कम 75 आदमी को तो दे देंगे। अगर हम क्रॉप का कल्टीवेशन किए और 75 आदमी का होना था लेकिन खराब हो गया 50 का हो गया, तो कहीं ना कहीं तो घाटा है। तो उस सब चीज से बचाने के लिए एग्रोकेमिकल मेथड सबसे ज्यादा यूज किया गया था इनिशियली। उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया कि एग्रोकेमिकल से बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट दिखा। बहुत ही ज्यादा क्या दिखा, साइड इफेक्ट दिखा। अब साइड इफेक्ट कैसे, सपोज दैट मान लिया जाए कि किसी पर्सन में केमिकली मैन्युफैक्चर्ड या केमिकल यूज किया हुआ फूड अंदर जाएगा, तो सोचो उसके बॉडी का क्या, उसका बॉडी का तो बैंड बच जाएगा। बैंड बच जाएगा मतलब कोई ना कोई फंक्शन जो है किसी ना किसी तरह से एबनॉर्मल शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो कोई बोलता है ना कि भाई डायबिटीज, सही बात है, डायबिटीज बहुत ही ज्यादा खराब बीमारी हो गया है, क्योंकि डायबिटीज का जो है दिन ब दिन जो है उसका फॉर्मेशन या फिर जो भी बोल सकते हो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही खराब हो रहा है। क्योंकि अगर किसी पर्सन में हो जा रहा है तो ठीक है, एज के हिसाब जैसे जैसे बढ़ते जाता है एज, वो डायबिटीज जो है वो बॉडी में बहुत ही ज्यादा हार्म करता है। और डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किडनी, हार्ट एंड आईज मसल्स को सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब किडनी फेल होने का डर है, हार्ट अटैक आने का डर है, आईज, आंख में रोशनी वगैरह कम हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, मतलब बहुत सारा एबनॉर्मल फंक्शन होना स्टार्ट होता है। तो आखिर ये कहाँ से हुआ, तो कहीं ना कहीं डायबिटीज जो है हमारे खाने का तरीका, मतलब डाइट का तरीका को हम लोग कहीं ना कहीं चेंज किए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैसा हम लोग मतलब कंटामिनेटेड फूड को ही खाने लगे, जिस कारण ये हो गया। बहुत सारा
कुछ है। अभी देखो कैंसर को बोला जाता है कि केमिकली भी होता है, केमिकली मतलब फूड, वह कोई वैसा केमिकल हम ले लिए फूड के थ्रू चला गया अंदर और वो कैंसर सेल कर दिया। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, कैंसर सेल में हम लोग इम्प्रूवमेंट में ये केमिकल एग्रो केमिकल जो है वो अलग चीज है, बट एक छोटा सा एग्जांपल केमिकल का दिया। जैसे मतलब प्लांट पेस्टिसाइड्स गया, अब पेस्टिसाइड्स मान लो जितना भी केमिकल है उसके जाने से क्या होगा, देखो सबसे फर्स्ट में सॉइल को पॉल्यूट करेगा, पानी आया, पानी सॉइल में मिला और वो पानी अंदर चल गया, वाटर अंडरग्राउंड चल गया, ग्राउंड वाटर में चल गया, उसके थ्रू वो केमिकल वाटर के थ्रू चल गया अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड वाटर ही हम लोग यूज करते हैं। और वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म कर रहा है या फिर करता है, ठीक है। तो सॉइल भी पॉल्यूट और फिर तुम्हारा वाटर भी पॉल्यूट, दो चीज तो यही सामने दिख रहा पॉल्यूट। और कंटामिनेटेड फूड, अगर फूड या वाटर कुछ भी लेंगे तो हम लोग को बीमारी होना ही होना, ये कॉमन सा चीज है, ठीक है। तीसरा चीज होता है कि वो जो केमिकल है सॉइल में गया, सॉइल में वाटर है और वाटर इनटेक कौन कर रहा है, वाटर को कंडक्ट कौन कर रहा है, हम लोग पढ़े हैं, प्लांट पढ़ रहा है, प्लांट में वो केमिकल चला गया और वो केमिकल से वो केमिकल जो है अब फिर हम लोग यूज करने लगे या पर्सन यूज करने लगे। सिंपल ये है कि पर्सन देखो वो केमिकल चल गया उस पर्सन में, और अगर वो केमिकल ज्यादा अमाउंट में चल जाता है तो वही टॉक्सिक में कन्वर्ट होता है और वही टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो देखो एग्रोकेमिकल जो है वो कहीं ना कहीं मतलब उसका जो प्रॉब्लम था वो है, लेकिन उसको छोड़ तो सकते हैं नहीं, ठीक है। हम लोग अमाउंट कम कर सकते हैं, उसका तरीका चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड यूज करना नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे जो है प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ में न्यूट्रिएंट, मिनरल न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। वो हमारा क्या है, वो केमिकल ही है। जैसे फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है, मैन्योर तो ऑर्गेनिक फॉर्म है। जब इसके साथ ऐसा, इस टेक्निक के साथ जब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ तो दूसरा टेक्निक आया ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलो ऑर्गेनिक फूड तुम लोग सबको ही सुने होंगे कि ऑर्गेनिक फूड है वो महंगा है, आखिर क्यों? फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों? क्योंकि केमिकल को कम यूज करके हम ऑर्गेनिकली उसको इम्प्रूव करेंगे, उसके क्रॉप को प्रोडक्ट करेंगे ताकि हार्म जो है वो कम हो जाए। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत दिन तक नहीं चल पाया। कोई बता सकते हो क्यों नहीं चल पाया होगा? कोई बता सकते हो, कोई आंसर कर सकते हो कि आखिर एग्रोकेमिकल तो समझ गया, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा दिन क्यों नहीं चल पाए? अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन इसका ज्यादा इफेक्टिव नहीं देख पाए हम लोग। क्या रीजन है, कोई आंसर करो। सर इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। उससे क्या मतलब? ऑर्गेनिक मैटर तो अच्छा चीज है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा चीज है। ऑर्गेनिक अगर फूड हम लोग खाते हैं तो हमको न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मिलेगा। इसका डिमेरिट क्या था? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबके लिए सूट नहीं, आई मीन सबको इसका फायदा नहीं हो पाता है, अभी भी नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग से डरो मत। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ नेचुरल मेथड, ठीक है। इस मेथड में एक ही चीज का ध्यान दिया गया कि जब हम इस मेथड से करते हैं किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन तो कोई भी केमिकल यूज नहीं कर सकते हैं। तो सोचो, अगर मान लिया जाए फर्टिलाइजर एक केमिकल है जो कि एज ए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है तो ग्रोथ जल्दी करता है, ठीक है, ये तुम लोग सबको जान रहे हो, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे जो बुरा मतलब डिमेरिट था वो था, एक तो टाइम टेकिंग था, मतलब हमको चाहिए भाई जनवरी में फूड तो मिल रहा है फरवरी में, क्योंकि ये लेट से ग्रोथ करेगा। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो थोड़ा सा महंगा भी होता है। तुम देख लो कहीं पे भी जाओ, ऑर्गेनिक फूड का कुछ भी लो, चाहे वो सब्जी हो कुछ भी हो, आई मीन वेजिटेबल ही मेनली होता है, देखो बाहर से वो ज्यादा थोड़ा महंगा मिलेगा। तो महंगा का कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बाद में आया, लेकिन पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो लेट करता है,
लेट है, टाइम टेकिंग है, तो भाई अगर जनवरी में किसी को खाना देना, अगर हम फरवरी में देंगे तब तक तो मर जाएगा ना, फूड फुलफिल हो नहीं पाएगा। और दूसरा क्या है, थोड़ा सा ये महंगा था, क्योंकि ऑर्गेनिक मेथड जो नेचुरल मेथड है उसी से प्लांट का प्रोडक्शन करता है। और तीसरा चीज कि इसका जो क्वांटिटी है वो कम होता था, ज्यादा नहीं हो पाता था। उसका भी रीजन है क्योंकि उसमें खराब होने का ज्यादा डर है, क्योंकि केमिकल यूज ही नहीं करे, सारा ऑर्गेनिक, तो सारा नेचुरल तरीका है। हो सकता है कि नेचर उस टाइम पे फेवर्ड ना हो और वो ग्रोथ सही से नहीं कर पाए, लॉस वगैरह भी ज्यादा था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये एडवांटेज यही है कि बिना केमिकल, बिना कुछ कोई भी एडिंग करते हुए उसको प्रोडक्ट किया, लेकिन इसका डिमेरिट भी 2-3 सामने आया जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। ठीक है, ये चीज है। अब सबसे लास्ट में आया और सबसे इफेक्टिव जो था वो था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, अब देखो इस मेथड में पहले ही बताया कि इस मेथड में क्या होता है कि कुछ टेक्निक को यूज करके प्लांट का, एनिमल का वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे वो क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, एडेप्टेबिलिटी हो, रेसिस्टेंट हो, कुछ भी हो। ठीक है, रेसिस्टेंट मतलब हम लोग डिजीज से बचा लिए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी भी। अब देखो वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस कंडीशन। मान लिया जाए बहुत सारा पानी आ गया, तो पानी जब आ गया तो फल आई मीन क्रॉप, फसल जो भी है खराब हो जाता है, या बहुत तेज धूप हुआ तो भाई क्रॉप खराब हो जाता है। तो वाइडर ज्यादा एडेप्टेबिलिटी होगा तो टेम्परेचर को हद तक वो झेल पाएगा, जिससे जो क्रॉप है या प्लांट है वो कम डिस्ट्रॉय होगा। ये भी था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हर एक चीज का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक प्रॉब्लम का आंसर वो निकाल लिया। सबसे पहला क्वालिटी क्वांटिटी के लिए हाइब्रिडाइज करा दिया, दो इम्प्रूव्ड वैरायटी या डिजायर वैरायटी को लेके, दोनों को सेल को लेके, जिनको लेके फ्यूज करा दिया, उसको क्वालिटी मिल गया, क्वांटिटी भी मिल गया। ठीक है, ये चीज है। दूसरा, वाइडर एडेप्टेबिलिटी बढ़ा दिया, रेजिस्टेंट फ्रॉम डिजीज हो गया। बहुत सारा ऐसा हो गया कि ऑलरेडी वो बायोटेक यूज करके बहुत सारा इंसेक्ट या जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उससे अटैक करता था, वो इस यूज से अगर वो अटैक भी कर रहा है तो उसको डिजीज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिजीज, जिस कारण से डिजीज हो रहा था, कहीं ना कहीं उसके लिए जो जिन रिस्पॉन्सिबल उसी को चेंज कर दिया। अब चेंज ही कर दिया तो वो कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, वो नॉर्मल है। तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज हुआ। और इसमें हम लोग एक और वर्ड पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट ब्रीडिंग मेथड जो है सबसे आया। प्लांट ब्रीडिंग, जो इम्प्रूवमेंट वैरायटी को, अलग अलग वैरायटी को लेके, इम्प्रूव वैरायटी को लेके फ्यूज करा के जो नया प्लांट बना, उसी का कल्टीवेशन हम लोग लार्ज स्केल में कर दिए, तो हम लोग को कम टाइम पे क्वालिटी भी मिला, क्वांटिटी भी मिल गया। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में एक चीज है कि इसमें जो है एक आया, जब प्लांट ब्रीडिंग मेथड से जो भी प्लांट बनाया, उस प्लांट को बनाया, उस प्लांट का नाम दिए जीएम क्रॉप, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मतलब जो कैरेक्टर या जो फंक्शन जिससे फूड बढ़ाया जा सके, उस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए वहां कोई ना कोई जीन होगा, उसी में चेंजिंग कर दिया। तो अगर स्ट्रेस भी कंडीशन हो गया, कोई डिजीज भी आ गया, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से इम्प्रूव कर सकता है। तो अब देखो बायोटेक में क्रॉप के फील्ड में प्लांट ब्रीडिंग मेथड आया, और इस मेथड से जो क्रॉप बनाया गया उसको हम लोग क्या बोले, जीएम क्रॉप, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जिसके कारण मतलब जीएम क्रॉप हम उसी को बोलते हैं जिसके जीन को मैनिपुलेट करके उसको इम्प्रूव करके उसके लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया, और वो प्रोडक्शन जो है फायदा हम लोग को हो रहा है या हमारे पॉपुलेशन वगैरह को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक में किसको किसको दिक्कत है? क्योंकि अभी तो हम पूरा मतलब जहां तक हुआ तुम लोगों को समझाने की कोशिश की। जो चैप्टर स्टार्ट हुआ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके पहले जो कहानी बताया बस वो एग्जाम्पल्स वगैरह था, क्यों इम्प्रूव करना पड़ा, क्या जरूरत था वगैरह। ठीक है, बताओ, मतलब इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत है? पता चल गया क्यों इम्प्रूव करना पड़ा? यस सर। क्या देखो, एक चीज और, दो तीन पर्सन या 2-3 स्टूडेंट रिप्लाई मत करो, सारा कोई रिप्लाई करो ताकि पता चले। और अगर नहीं समझ में आया तो बाबू अभी बोलो, ठीक है?
क्योंकि नहीं समझोगे ये चैप्टर्स में मतलब इनिशियली 1-2 क्लास जो है अगर तुम अच्छे से ध्यान दे दिए समझ गए तो ठीक है, नहीं तो 5 क्लास रटना ही पड़ेगा। तो अभी समझ लो, क्योंकि बाद में जो है इसमें नोट्स वगैरह ज्यादा लिखाएंगे, क्योंकि इसका टॉपिक ही है लिखने वाला, समझना कम है, लेकिन जो भी है उसको समझ लोगे तो पूरा चैप्टर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिप्लाई सारा कोई करो, और नहीं आ रहा है तो हमको बोलो सर, फिर से समझना, हम जरूर समझाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का फाइनली आज थोड़ा सा स्टार्ट किए। अच्छा, ये भी देखो, ये भी बहुत जानना इंपॉर्टेंट था, क्यों एग्रोकेमिकल आया, फिर ऑर्गेनिक आया, फिर बायोटेक आया, ये समझ गए। अब हम लोग का जो मेन है, अब हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है प्लांट ब्रीडिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा हम 5-10 मिनट थोड़ा लेट थे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक और चीज है, ध्यान देने वाला चीज है कि प्लांट जब ब्रीडिंग मतलब प्लांट ब्रीडिंग मेथड से जब करना स्टार्ट हुआ तो इस मेथड में 3 एस्पेक्ट्स आया: इम्प्रूवमेंट इन वैरायटी, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोटेक्शन। मतलब मतलब हम लोग कैसे उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसके वैरायटी, पहला जो है इम्प्रूव वैरायटी को इम्प्रूव करो, दूसरे उसका प्रोडक्शन में क्या क्या एसेंशियल चीज है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो काम करना, और तीसरा है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो डिजीज से हो, वो ये सबसे उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे वीडिसाइड्स पढ़ेंगे, पेस्टिसाइड्स, मतलब केमिकल वाला चीज हम लोग वही पढ़ेंगे और वो अच्छे से समझ में आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो न्यूट्रिएंट में आ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब मैन्योर का यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्शन और बढ़ाना है, ठीक है, इम्प्रूव प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हम लोग को मेन उसका न्यूट्रिएंट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। कैसे हम लोग न्यूट्रिएंट बढ़ा सकते हैं सॉइल का, तभी वो कर सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना रहने दो, दो तीन बातें समझ जाओ। ठीक है, उसको करके आओगे। ठीक है, सबसे पहला जब तुम पढ़ोगे, ठीक है, तो क्रॉप का डिफिनेशन, उसका टाइप, खरीफ, रबी, ये सब तुम लोग कर लेना, वो सब हम नहीं कराएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सब छोटे छोटे चीजें, एग्जाम्पल याद जरूर कर लेना बच्चा लोग, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछता है। तो इनिशियल जो है वो पहला जो पेज है इस चैप्टर का, उसको अच्छे से रीड करना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम्पल है रबी, खरीफ, उसका क्या टाइमिंग है, सीजन है, अक्टूबर से नवंबर से कब से, वो सब थोड़ा इनिशियल स्टार्ट कर, मतलब नोट कर लेना पहले। ठीक है, तो मतलब सर ठीक होगा। हैं सर, जीएम का फुल फॉर्म क्या है? बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, लिखो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड। थैंक यू सर। जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। सो इतना करके आओ, नेक्स्ट क्लास हम लोग प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।